हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग साइंटिया। आई होप तुम सब बहुत अच्छे होगे। ठीक है। और आज क्लास नाइन्थ की स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्लास नाइन्थ के लिए लेक्चर्स आने स्टार्ट हो गए। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं क्लास नाइन्थ के लिए दोबारा पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ ऑन माई यूट्यूब चैनल। बहुत समय से मैं ऑफलाइन में काफ़ी बिजी रहा, इसलिए नाइन्थ क्लास के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं आ पाए। काफ़ी समय से, बहुत टाइम से नहीं आ पाए। ठीक है। तो ये मेरा क्लास नाइन्थ का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है यहाँ पर आफ्टर आई थिंक बहुत टाइम बाद। ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। ये सेल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। मेजॉरिटी में हमको सेल पढ़ना है। अब तुम उसको नाम कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। तो हम सेल पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है। तो सबसे पहले हमको सेल नाम लिख लेते हैं। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। जैसे कि तुम सब जानते ही हो कि क्लास नाइन्थ में क्या हुआ है, इस बार सिलेबस चेंज हो गया है। ठीक है। हालांकि मैंने जिन्होंने मेरे लेक्चर्स पहले देखे हैं या मेरे से पढ़े हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं जो मैं पहले अपने लेक्चर्स में पढ़ाता था, जो जो मुझे लगता था कि ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। क्लास नाइन्थ के लेवल पे तुम लोगों को ये सारी जानकारी मिलती रहनी चाहिए। ठीक है। वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी जान डालने की कोशिश करी है एनसीईआरटी ने या फिर सीबीएसई ने इंक्लूड करने की कोशिश करी है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम तुमको मैं अपना बेस्ट देकर तुमको सारी चीजें प्रिपेयर करा दूंगा। ठीक है। इस लेक्चर के देखने के बाद तुमको इसके हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। तो तुमको क्या करना है, तुमको लेक्चर देखना है, हैंड रिटन नोट्स तुमको मिल जाएंगे, और इवन बहुत जल्द से जल्द इसके असाइनमेंट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ अब तक हम केवल आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब मैं जो भी लिखूंगा इसके हैंड रिटन नोट्स तुमको मिल जाएंगे। ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स बहुत ही डेडिकेटली मेरे द्वारा बनाए गए हैं, टाइम लेकर बनाए गए हैं, विच इंक्लूड्स नॉट इवन योर एनसीईआरटी। इवन जो बच्चे ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये इन फ्यूचर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे, लाइक नीट वगैरह देंगे, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही मैं अपने नोट्स डिजाइन कर रहा हूँ, जो तुमको काफी हेल्प करेगा। सॉरी। ठीक है। जो तुमको काफी हेल्प करेगा। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं बिना ज्यादा बात के, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जब हम सेल पढ़ रहे हैं तो हमको यही पता होना चाहिए कि भाई सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल। ठीक है। सबसे दिमाग में पहले मेरे सवाल आना चाहिए कि भाई व्हाट इज सेल, सेल होता क्या है। ठीक है। तो सेल क्या है? अगर मैं जीवन को, ठीक है, अगर मैं देखो जब हम क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ाते हैं, क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ाता हूँ, वहाँ पे मैं एक चैप्टर पढ़ाता हूँ और वहाँ पे जो हमारा लाइफ आता है, लाइफ प्रोसेस, वहाँ पे एक चैप्टर पढ़ाता हूँ। ठीक है। अब ये लाइफ प्रोसेस जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले मेरा वहाँ पे सवाल आता है, भाई लाइफ क्या है, लिविंग क्या है, व्हाट इज लिविंग। ठीक है। लिविंग क्या है, लिविंग क्या है। ठीक है। लाइफ किसको बोलते हैं। तब वहां पर कुछ पॉइंट्स तुम जब क्लास 10th में पहुंच जाओगे, ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कि भाई जिसके पास मेटाबॉलिज्म हो, जिसके पास मेटाबॉलिज्म हो, जिसके पास कॉन्शियसनेस हो, उसी को क्या मैं क्या बोलता हूँ, लिविंग बोलता हूँ। ठीक है। मतलब अगर मैं, जब हम सेल पढ़ रहे हैं, जब हम सेल पढ़ रहे हैं तो सेल वो सबसे छोटी इकाई है, सेल वो सबसे छोटी इकाई है, वो सबसे छोटी यूनिट है जिसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, लाइफ को देख सकते हो। समझ में? सेल वो सबसे छोटी यूनिट है। अगर कोई तुमसे पूछे डिफाइन सेल, तो यू कैन से कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच वी कैन ऑब्जर्व लाइफ, इन विच वी कैन ऑब्जर्व लाइफ। सेल वो सबसे छोटी इकाई है जिसमें मैं लाइफ को देख सकता हूँ। क्लियर? तो सेल क्या है? इट इज द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। मतलब सबसे वो छोटी इकाई जिसके अंदर मैं सेल को, लाइफ को देख पा रहा हूं, वो क्या है? सेल। ठीक है। अच्छा, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि आपका क्लास 9 का नहीं है, ये एक्सप्लेन करने के लिए था। ठीक है। तो अब सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने करी? ठीक है। और बेसिलिटी में अब ये तो समझ में आ गया, तुमने बोला कि हाँ भाई हमको समझ में आ गया, सबसे छोटी जो चीज है जिसके अंदर मैं लाइफ को देख सकता हूँ वो क्या है? सेल है। ठीक है। लेकिन सेल होता क्या है? गोल है,
चौकोर है, क्या क्या कैसा दिखता है, मुझे एक बार दिखा दो, उसका फिगर दिखा दो। तो मैं उस चीज का तुमको एक रफ डायग्राम दे देता हूँ। देखो सेल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, हालांकि बुक्स में स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिया होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि भाई सेल स्पेरिकल ही हो, किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर देखो, ये जो अंदर इसके एक फ्लूइड भरा हुआ है, इसको मैं बोलता हूँ साइटोप्लाज्म। क्या बोलता हूँ? साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटो वर्ड जो है वो सेल के लिए यूज किया जाता है, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है उसको टोटल को मिला के हमने बोला प्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटो सेल के अंदर जो प्लाज्मा है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक डेंस बॉडी होती है, उसको मैं बोलता हूँ न्यूक्लियस। क्या बोलता हूँ? न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। और इसके अंदर और डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स, ठीक है। और ये जो आउटर बाउंड्री तुमको दिख रही है, ये जो आउटर बाउंड्री तुमको दिख रही है, इसको मैं बोलता हूँ मेम्ब्रेन, इसको बोलता हूँ सेल मेम्ब्रेन। तो ये मेरा एक रफ मैंने डायग्राम बना के दिया तुमको, किसको? सेल का, ठीक है। एक बार कैमरा चेक कर ले, ठीक है, बढ़िया कैमरा चल रहा है। कुछ भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है, इसलिए चेकिंग करना बहुत जरूरी, ठीक है। तो ये मेरे पास एक रफ डायग्राम आया सेल का, कि सेल में चीजें हमको देखने के लिए मिलते हैं। बोलो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, मजा दिलाते, ठीक है। देखो सेल क्या है? सेल एक फैक्ट्री की तरह है। देखो सबसे छोटी यूनिट मैंने बोला लाइफ की वो है, तो अब उसके अंदर काफी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होंगे। इसको एक फैक्ट्री की तरह इमेजिन करो, ठीक है। एक फैक्ट्री है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें बन रही है, ठीक है। ये पूरी फैक्ट्री समझो, इसको पूरा एक फैक्ट्री समझो, एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सेल बोल रहे हैं। अब अगर जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर क्या होता है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। मान लो एक पूरा बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग चीजें बन रही है। तो ये जो अलग अलग चीजें बनाने का काम कर रहे हैं, ये है ऑर्गेनल्स। इनको मैंने क्या बोला? ऑर्गेनल्स, ठीक है। अच्छा, अब भाई फैक्ट्री की बाउंड्री तो होगी, ऐसे पूरे खुले मैदान में तो तुम नहीं बैठ जाओगे ना अपनी फैक्ट्री को, एक बाउंड्री बनाओगे उसके आसपास ना, ताकि भाई क्या अंदर लेके आना है, क्या बाहर लेके जाना है, उस चीजों को कंट्रोल किया जा सके। तो एक बाउंड्री बनाओगे, तो वो एक जो बाउंड्री हमारी सेल की है उसको मैं बोलता हूँ सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलता हूँ? सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। जो ग्राउंड सब्सटेंस है, अब जो तुम्हारी फैक्ट्री है उसका फ्लोर तो होगा, उसका फ्लोर तो होगा। वो फ्लोर हो सकता है रफ फ्लोर हो, फ्लैट एकदम स्मूथ हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा ग्राउंड सब्सटेंस है यहाँ पर, वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। मतलब जो तुम्हारी जमीन जो है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है, जिसमें तुम केमिकल रिएक्शन करोगे, जिसमें तुम लूडो की गोटियां बना रहे हो एक तरह से, जिसमें तुम कपड़े बना रहे हो, जिसमें तुम स्ट्रॉबेरी बना रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो भाई करोगे, वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, वो जो तुम्हारा वो जो खिचड़ी तुम बना रहे हो ना वहां पर, वो खिचड़ी जो है वो तुम साइटोप्लाज्म में ही बनाओगे। मतलब जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो तुम्हारे साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर होगी? क्या इतनी बात क्लियर होगी तुमको? क्लियर। अच्छा, अब एक बात बताओ, भाई फैक्ट्री का कोई तो ओनर होता है, फैक्ट्री का कोई तो ओनर होता है ना, जो चीजें कंट्रोल कर रहा होता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज बनेगी, ठीक है। जैसे एक पेन तुमको बनाना है, तो कोई ना तो कोई चीज कंट्रोल कर रहा होगा ना, तो इतने पेन की कैप्स बनेंगी, इतने उसके इतने पेन बनेंगे, ठीक है, ये वाली इंक डलेगी, ये वाले क्वालिटी की इंक डलेगी, ये वाले कलर की इंक बनेगी। ये सारी चीजें भी तो कोई कंट्रोल कर रहा होता है, और वो डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? हेडक्वार्टर्स। क्या बोलते हैं? हेडक्वार्टर, ठीक है, कंट्रोलिंग सेंटर। तो जो कंट्रोलिंग सेंटर है इस पूरी फैक्ट्री का, वो है अपना ये न्यूक्लियस, ठीक है, वो है अपना न्यूक्लियस, जो इस सारी चीजों को कंट्रोल करता है कि भाई कहां पर कौन सा काम होना है। इस चीज को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूक्लियस। तो आई थिंक मैंने तुमको एक अच्छा खासा ओवरव्यू दे दिया है कि भाई सेल होता क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, कि अब ये चीज समझिए भाई, तुमको अब तक समझ में आ गया, हाँ ठीक है, ये चीजें होती है और ये सेल होता है, क्लियर। हम सब सेल से बने हुए हैं, अब डिटेल में पढ़ेंगे अपनी, तो एक क्योंकि लेयर बाय लेयर चीजें खुलते हैं ना, सारी चीजें एक साथ नहीं खोल देंगे, ठीक है। तो
अब सबसे पहले सेल की खोज किसने करी थी, कौन सा वो व्यक्ति था जिसने सेल की खोज करी, ठीक है। तो एक हमारे साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। तो हम डिस्कवरी पे बात करते हैं, डिस्कवरी चैनल की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्कवरी की बात कर रहे हैं। डिस्कवरी में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक, ठीक है। 1665 1665 में 1665 में इनके दिमाग में एक आइडिया है, ठीक है, इनके दिमाग में एक आइडिया है। इन्होंने लिए कॉर्क सेल, इन्होंने लिए कॉर्क सेल। इनके पास था एक सिंपल माइक्रोस्कोप, यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कॉर्क सेल, कॉर्क सेल को इन्होंने देखा। जब इन्होंने कॉर्क सेल को देखा तो ये अचंभित हो गए, दंग रह गए, शॉक हो गए, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि भाई जब इन्होंने कॉर्क सेल को देखा, इन्होंने बोला कि देखो मैंने जब कॉर्क सेल को देखा तो मेरे को इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, और इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को इन्होंने बोला हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। जो तुमने बहुत चीजें सुन ली होंगी कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। देखो मेरे को पता है कि अब तक ये देखो, अगर तुम ये चीजें सोच के आए हो कि देखो देखो वो काम भी मैं करूंगा, वो काम भी हम करेंगे, ठीक है। अगर तुम सोच के आए हो कि भाई फटाफट भगा दो, फटाफट चैप्टर कर दो, मैं वो काम भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ इस चैप्टर को तुम्हारे आधे घंटे भी से भी कम खत्म में खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये अभी रेगुलर लेक्चर्स हैं जिसमें हम डिटेल में थोड़ी सी चीजें बात करेंगे। जब जब हम रिवीजन कर रहे होंगे, आई प्रॉमिस यू within 30 minutes or less I will quickly revise this chapter for you all, okay। पर अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है तो हम चीजें डिटेल में पढ़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखे, ठीक है। इन्हें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखे और इसने क्या बोला कि he observed compartments और लिटिल रूम्स कंपार्टमेंट्स देखे और लिटिल रूम्स देखे, जिसके लिए इन्होंने टर्म यूज किया सेल्स, ठीक है। तो जो छोटे छोटे इनको दिख रहे हैं भाई कि देखो मेरे को तो भाई जब मैंने कॉर्क सेल देखा ऐसे छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं, छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं, और इन कमरों को इन्होंने बोलते हैं कि ये देखो भाई ये मैंने नई चीज खोज ली है, और यही क्या है, सेल है। यही क्या है, सेल है। सेल ऐसे ही दिखते हैं, ऐसे ही कंपार्टमेंट्स होते हैं। इन्होंने ये चीजें सबसे पहले बताई, रॉबर्ट हुक अंकल ने सबसे पहले ये राज का पर्दाफाश कर दिया। इन्होंने बोला कि जो सेल है वो इसी प्रकार से दिखता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, इतनी बात क्लियर होगी, इसको नोट करो, ठीक है। आई होप तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। हालांकि इसके नोट्स तुमको मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर हम साथ में चीजें लिखते रहते हैं तो अच्छी तरह से हमको चीजें रिवाइज होती रहती हैं। तो आलसी ना बने, ठीक है। लेट के लेक्चर ना देखें, फोन भी मुंह पे गिर कर सकता है, ठीक है। तो इतने आलसी ना बने, थोड़ा सा उठ के बैठ जाए, देखें हाँ भाई कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जब इन्होंने देखे तो बहुत खुश हुए, पार्टी वार्टी करी होगी इन्होंने, ठीक है, पार्टी वार्टी हो गई, क्लब में गए होंगे, मजा किया होगा, ठीक है। लेकिन फिर जब इनकी डिस्कवरी हो गई, इन्होंने देख लिया। एक्चुअली अब एक बात सोचो, कॉर्क सेल को इन्होंने देखा, ठीक है। कॉर्क सेल, अच्छा कॉर्क क्या होता है, कॉर्क क्या होता है, देखो जो पेड़ होता है ना भाई, आपने जो पेड़ होता है ऐसे पेड़ बना देते हैं हम, देखो बच्चों ने दुनिया में जो, मैंने छोटे क्लास में यही ड्राइंग बनाई है, जब ये पेड़ ऐसे करता था, बट फॉर नो रीजन मैं यहाँ पे एक पेड़ भी ड्रॉ कर देता था, जस्ट फॉर माई क्रिएटिविटी या क्यूरियोसिटी, जो भी बोल सकते हैं, मैं पेड़ ड्रॉ कर देता था। अब ये पेड़ पे आते हैं, जो पेड़ का जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, इसी को, ये जो ब्राउन वाला तुमको दिखता है जिसके अंदर हम क्रेयॉन से ब्राउन वाला भर देते थे ना, उसी को बोलते हैं कॉर्क। पेड़ का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्क। क्या बोलते हैं, कॉर्क, बार्क बोलते हैं, ठीक है, वैसे। लेकिन कॉर्क सेल हमको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अभी जो कॉर्क है, ठीक है, कॉर्क है, इन कॉर्क सेल को जब देखा तो एक चीज सोचो, ये जो कॉर्क होता है ये डेड होता है, क्या होता है, ये डेड सेल होता है। ये आज हमको पता है कि ये डेड सेल होता है, पर रॉबर्ट हुक अंकल जी को तो पता ही नहीं था, ठीक है, कि ये क्या है, डेड सेल है, ठीक है। क्योंकि उस समय तो भाई देखो, उस समय बात ही नहीं हो रही थी ना, किसी को पता ही नहीं था कि सेल क्या है, तो क्या लिविंग और क्या डेड, ठीक है, क्या लिविंग और क्या डेड, ठीक है। वो तो बाद में डिस्कवरी होती है, बाद में हमारे पास आते हैं, ठीक है,
बाद में हमारे पास रहता है एक और अंकल, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ये स्पेलिंग एकदम करेक्ट लिखी है। ठीक है, कोई कमेंट में मत बोल देना कि ये गलत है, मैंने मेरे हिसाब से तो करेक्ट ही लिखी है, कुछ गलत लग रहा है अभी भी। ल्यूवेनहॉक। ठीक है, आई थिंक मैंने स्पेलिंग के लिए पता नहीं क्यों। ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक जो होता है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक एक्चुअली मतलब एक्चुअली साइंटिस्ट नहीं थे। ठीक है, साइंटिस्ट ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, साइंटिस्ट बैकग्राउंड से नहीं आते थे, ऐसे मतलब ऐसे नहीं था कोई, मतलब न्यूटन वाला हिसाब किताब नहीं था। ठीक है, मर्चेंट थे। ठीक है, मर्चेंट थे, लेंसेज बेचते भी थे। ठीक है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कपड़े भी सेल करते थे। तो ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इनके दिमाग में आया कि भाई देखो लेंसेज बेच रहा हूँ, इसको सप्लाई कर रहा हूँ, उसको सब, चलो मैं ही इसके साथ कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, खाली वाली रहते होंगे लोग। ठीक है, मैं खाली रहता हूँ, मैं घर में मैगी बना के सो जाता हूँ, तो मतलब अपनी अपनी मन है इनके। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, ओके, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने क्या करा, एक अरेंजमेंट ऑफ लेंसेज डिजाइन किया और अपना एक खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया। ठीक है, बाय दैट माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व्ड, he used advanced microscope compare to रॉबर्ट हुक के मुकाबले में इनका माइक्रोस्कोप अच्छा था। ठीक है, he observed the living cell, इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर किया। इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम लिविंग सेल जो डिस्कवर किया वो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया, एवी ल्यूवेनहॉक ने ही सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक अंकल ने जो देखा था उसमें हमने बाद में पता चला कि अरे भाई साहब इन्होंने तो केवल सेल वॉल देखा था, सेल वॉल। ठीक है, इन्होंने क्या देखा था, सेल वॉल। अब बच्चे परेशान ना हो कि भाई सेल वॉल क्या होता है, ये किस बला का नाम है, सेल वॉल क्या लिख दिया, इसको मिटा दो, तो भावनाओं में ना भाई। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, प्लांट सेल होता है ना जो, उसके बाहर एक एडिशनल लेयर होती है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, सेल वॉल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, सेल वॉल। अंदर वाली को सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और बाहर एक और एक्स्ट्रा लेयर होती है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, सेल वॉल बोलता है। देखो भाई ये वही वाली बात होती है, जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है, इसके ऊपर मैं क्या पहन लूँ, एक कोट पहन लूँ। ठीक है, हालांकि गर्मी का टाइम है, लेकिन अगर मैं कोट पहन लूँ, ठीक है, तो वो एक एक्स्ट्रा लेयर होगी ना, वो एक एक्स्ट्रा लेयर होगी। इसी तरह से प्लांट सेल में भी एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, सेल वॉल बोलता हूँ। इसका काम क्या होता है, क्या मतलब है इसका, भूल जाओ अभी, इसका कोई मतलब नहीं है, मैं इसको सारी चीजें डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी तुम इतना ही याद रखो कि रॉबर्ट हुक अंकल ने सेल वॉल देखी थी और इन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया था। ही ऑब्जर्व्ड सेल वॉल, तो इन्होंने सेल वॉल देखी थी। ठीक है, दूसरा ही डिस्कवर्ड डेड सेल, इन्होंने डेड सेल को देखा था। ठीक है, इससे तो मतलब सदमे में ही आ गए होंगे। ठीक है, ऐसे सदमे में आ गए होंगे कि यार ये क्या, मतलब पार्टी वार्टी करके घर में गए होंगे और न्यूज आ गया अरे अंदर डेड सेल देखा है। देखो ऐसा नहीं है कि रॉबर्ट ने कोई डिस्कवरी नहीं की थी, इन्होंने डेड सेल देखा तो कुछ छोटी बात है, छोटी बात नहीं है। ठीक है, बड़ी बात है। सबसे पहले सेल के बारे में बताया ही रॉबर्ट हुक ने, तो बहुत बड़ी बात है ये भी। ठीक है, तो ही ऑब्जर्व द सेल वॉल, ही डिस्कवर्ड द डेड सेल, तो इन्होंने डेड सेल देखा था। ठीक है, देखो सेल को बोल भाई कि इन्होंने तो सेल ही देखा है, देखो कॉर्क सेल देखे। देखो ऐसा है ना, सेल को देखने का मतलब है तुम ये जो पूरा मैंने यहाँ पे जो खिचड़ी बनाई है ना, ये पूरी खिचड़ी तुम देख लो, मतलब ये न्यूक्लियस तुम देख लो, ऑर्गेनेल्स देख लो, साइटोप्लाज्म देख लो, प्रोटोप्लाज्म देख लो, तो ये सारी चीजें जब तुम चीजें देखते हो तो मैं बोलता हूँ हाँ भाई तुमने सेल देखा है। लेकिन अगर तुम बाहर की बाउंड्री वॉल ही, मतलब अगर जैसे तुम मेरे घर में आते हो, तुम मेरे घर में देखो भाई, देखो ये मेरा किचन है, ये मेरा हॉल है, ये ड्राइंग रूम है, तो ये जो चीजें हैं, अगर ये चीजें तुम देखते हो तुम बोलते हो हाँ भाई मैंने तुम्हारा घर देखा है। ठीक है, अब मैं बाहर से तुमको दिखा दूं, ठीक है ना, बाहर से ऊपर से बोल दो वो वाला मेरा घर है, तो तुमने वो चीज देखा नहीं ना। ठीक है, ठीक से तुमने नहीं देखा है उस चीज को। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं ये डिस्कवर्ड डेड सेल, क्योंकि इन्होंने एक्चुअली डेड सेल को डिस्कवर किया था। कॉर्क सेल जो होते हैं, जैसे मैंने बार्क बोला, जो बार्क एक डेड टिश्यू होता है। ठीक है, उसकी जब सेल तुम लोगे, ठीक है, तो वो तो डेड ही है। ठीक है, और इनके पास इतना अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं था जिससे कि ये अंदर की चीजें देख सके।
जूम कर सके। जैसे हम गूगल मैप पे क्या करते हैं ना, हम जब जूम करते हैं, तो अब तुम किसी के घर में तो नहीं देख लोगे झांक के कि उसके टीवी पे वो क्या देख रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं है वहां पर जूमिंग की, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इतनी पावर नहीं है ना वहां पे जूमिंग की। तो वही इनके पास इतना अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं था जिससे ये उतना जूम कर सके, उतना मैग्नीफाई कर सके चीजों को, इसलिए इन्होंने जो देखा वो एक डेड सेल को देखा था, ठीक है। हाँ, अगर ये कॉक सेल ना लेके कोई और सेल लेते तो क्या ये देख पाते लिविंग सेल, क्या ऐसा होता। देखो उस समय क्योंकि इनके पास माइक्रोस्कोप ही उतना मैग्नीफाई नहीं था, तो फिर भी ये ले देकर सेल वॉल तक ही देख पाते। इवन अगर तुम कॉक सेल ना लेते, तुम जाइलम का सेल उठा लेते, तुम इस कहीं से भी कोई सेल उठाते, अगर तुम्हारा माइक्रोस्कोप ही अच्छा नहीं है तो तुम उसको जूम आउट कर ही नहीं सकते। भाई तुम अपने फोन के कैमरे से मेरे हाथ के सेल्स को देख सकते हो क्या, ये चिक सेल्स को देख सकते हो क्या, फोन के कैमरे से ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है, तुम उतना जूम नहीं कर पाओगे, ठीक है, उतना चीजों को मैग्नीफाई नहीं कर सकता, उसकी रेजोल्यूशन पावर नहीं है। देखो अब यहाँ पे दो टर्म्स आती है, रेजोल्यूशन पावर और मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इन दोनों चीजों का क्या मतलब है वो मैं समझाता हूँ। अभी मैंने तुमको जो कहानी बताई है उसमें मैंने बताया है कि भाई रॉबर्ट हुक अंकल आए, उन्होंने एक सेल के बारे में बताया और उनका साथ क्या दास्तान भी थी वो भी मैंने तुम्हें समझाया। उसके बाद एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक आए, उन्होंने सबसे लिविंग सेल को डिस्कवर किया, ठीक है। कहाँ से डिस्कवर किया, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया तो ये घूमने निकल पड़े जंगल, ठीक है। मतलब इन्होंने पॉन्ड वाटर जो लिया था, इन्होंने लिया था पॉन्ड वाटर, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ भावनाओं में ना कहे, पॉन्ड वाटर लिया, सॉइल ली, मतलब जो इनको मिल गया, मतलब जा रहे हैं कोई मैगी बना के ले जा रहा है उसकी मैगी ले ली, मतलब जो इनको मिला इन्होंने वहां पर उस बहुत सारे सैंपल्स ऑब्जर्व किए और इन्होंने डिफरेंट चीजें देखी। इवन इन्होंने जो पॉन्ड वाटर देखा, उन्होंने ऑब्वियसली क्योंकि पॉन्ड वाटर होगा तो उसके अंदर बैक्टीरियाज होंगे, वायरसेस हो सकते हैं उसके अंदर, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, तो उनको इन्होंने ऑब्जर्व किया। तो उनको इन्होंने बोला था टाइनी ऑब्जेक्ट्स, क्या बोला, टाइनी ऑब्जेक्ट्स, और उनके लिए इन्होंने टर्म यूज करी एनिम्यूकुलस, इन्होंने टर्म यूज करी एनिम्यूकुलस, मतलब छोटे छोटे टाइनी एनिमल्स, इन्होंने यूज करी थी टर्म कि पॉन्ड वाटर में छोटे छोटे एनिमल्स है, टाइनी ऑब्जेक्ट्स लाइक मूविंग एनिमल्स वहां पे है, एनिम्यूकुलस जो टर्म्स है इन्होंने यूज करी थी, ठीक है। तो ये लीवेनहॉक का था, ये रॉबर्ट हुक का था, इस चीज को लिख लीजिए, अगर आपको नहीं लिख रहा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको रब करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और क्लास 10th के लिए भी लेक्चर्स आएंगे, ठीक है, क्लास 10th के लिए ऑलरेडी लेक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है, अब मैंने दो टर्म्स की बात करी, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इन टर्म्स को समझते हैं, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन। देखो टर्म्स को समझते हैं, डेफिनेशन में मैं नहीं जाऊंगा, डेफिनेशन तुम्हारी बुक में दे रखी है, उसको लिख ले, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो मैग्निफिकेशन का मतलब है जैसे अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं कितना बड़ा करके देख सकता हूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ये मान लो मैंने इसकी इमेज क्रिएट करी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज को मैंने कितना बड़ा कर दिया, वही उसी को मैं क्या बोलता हूं, मैग्निफिकेशन। जब तुम लोग जब 10th में आ जाओगे, ठीक है, आ जाओगे यार, हाँ आ ही जाओगे भाई, आओगे क्यों नहीं, मुझे तुम लोग पूरा की ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है, ठीक है, जिसको एनसीईआरटी ने जस्ट फॉर नो रीजन
कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। किस कोशिश? ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितनी बड़ी बनी है वही क्या है, मैग्निफिकेशन है। ठीक है, तो अगर मैं तुमको बोलूं, अगर जैसे अब फिर चलो इसको समझ जाते हैं, रेजोल्यूशन को समझते हैं फिर इस पे आते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? देखो, रेजोल्यूशन का मतलब है कि दो पॉइंट्स को, पॉइंट ए पॉइंट बी, इन दो पॉइंट को तुम कब तक, इन दो पॉइंट तक, एक मिनट देखो, एक पॉइंट मैंने यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, ए और बी पॉइंट बनाया, इन दो पॉइंट को अगर तुम किसी पेपर पे ड्रॉ कर दो तो कब तक इनको सेपरेट देख सकते हो, कब तक, कौन सा वो मिनिमम डिस्टेंस है जिस तब तक तुम इसको सेपरेट देख सकते हो। जैसे अगर मैंने देखो यहाँ पर इसको बना दिया तो अभी तुम इसको सेपरेट देखो, अगर मैंने इसको यहाँ पर बना दिया तो थोड़ा थोड़ा, अगर इसको तुम बहुत दूर से देखोगे, ठीक है, या कब तक तुम इसको देख पाओगे, मतलब इन दोनों पॉइंट के क्या मिनिमम डिस्टेंस कर दूं जिसमें तुमको ये दोनों पॉइंट्स सेपरेट दिखाई दे, उसी को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन पावर। क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन पावर। ठीक है, जैसे देखो, जैसे हम अभी तुम इस जो तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, ये जो लेक्चर देख रहे हो हो सकता है कोई 720 पिक्सल पे देख रहा हो सकता है कोई 1080 पे देख रहा हो, कोई हो सकता है कोई 4K पे देख रहा हो। ठीक है, तो जब तुम ये जो पिक्सल्स हैं, ठीक है, ये जो पिक्सल्स है 720 पिक्सल, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, मेरे को जब तुम 720 पिक्सल बोल रहे हो, तो जो मेरी एक इमेज है ना उसको तुम 720 पार्ट्स में देख रहे हो, 720 पार्ट्स में देख रहे हो। ठीक है, अब देखो जब हम वीडियो देख रहे हैं तो देखो, अगर जितने छोटे छोटे पार्ट्स में, जितने पार्ट्स में उसमें एक इमेज को जितने पार्ट्स में देखता हूँ, मेरे को वो इमेज उतनी ही क्लियर नजर आती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जैसे अगर अभी तुम इसको वीडियो को 240 पिक्सल पे कर दो तो तुमको पता ही नहीं चलेगा मेरी आंख का है और मेरी नाक का है। ठीक है, उसका कारण क्या है कि इमेज क्या हो जाएगी, ब्लरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लरी हो जाएगी। पार्ट्स क्या होने लगेंगे, सबमर्ज होने लगेंगे, सबमर्ज होने लगेंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा रिलेट कर पाओ। ठीक है, पार्ट्स क्या होने लगेंगे, सबमर्ज हो पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर पार्ट्स और तुम्हारा रेजोल्यूशन पावर को बढ़ा दिया जाए तो हर एक पार्ट जो होगा तुमको एज अ डिफरेंट एंटिटी नजर आने लगेगा, अलग अलग दिखेगा और पिक्चर क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्लियर दिखने लगेंगी चीजें। उसी का मतलब है कि रेजोल्यूशन पावर जो है, अगर एक सेल को मेरे को देखना है तो मेरे पास हाई रेजोल्यूशन पावर होनी चाहिए, जिससे कि मैं जो सेल है, क्योंकि सेल तो पहले से ही बहुत छोटा है, सेल तो पहले से ही बहुत छोटा है, तो उसको नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसा तो किसी को भ्रम नहीं था ना कि सेल मेरे पास आएगा चल के। ठीक है, सेल तो नेकेड आई से तुम देख ही नहीं सकते, वो तो इतना छोटा है, तो उसमें तुमको काफी हाई रेजोल्यूशन पावर चाहिए। ठीक है, जैसे रॉबर्ट हुक के पास जो माइक्रोस्कोप था उसकी रेजोल्यूशन पावर इतनी नहीं थी, उसकी रेजोल्यूशन पावर इतनी नहीं थी, ठीक है, कि वो देख पाए, जो वो कितना मैग्नीफाई कर पाया था, वो 42 मैक्सिमम 40 to 50x तक उसने क्या कराया था, मैग्निफिकेशन किया था। ठीक है, क्लियर, क्लियर है, इतना ही वो कर पाया था जिससे कि उसने सेल वॉल को देखा था। क्या देखा था? जिससे उसने सेल वॉल को देखा था। तो अगर तुमको अंदर की चीजें देखनी है, ठीक है, ये अंदर की जो खिचड़ी है ये तुमको देखनी है, तो इसके लिए तुमको और रेजोल्यूशन पावर की जरूरत पड़ेगी, और पावरफुल रेजोल्यूशन चाहिए होगा जिसकी मदद से तुम सेल के अंदर की चीजें देख पाओगे। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक तुमको क्लियर हो, अगर नहीं हो तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, हम दोबारा इस पर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हालांकि इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, क्लियर। जो ह्यूमन आई होती है, ह्यूमन आई जो होती है उसकी जो रेजोल्यूशन पावर होती है, उसकी जो रेजोल्यूशन पावर होती है वो होती है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, 0.1 मिलीमीटर। इतने तक ही तुम क्या देख सकते हो, दोनों चीज को अलग अलग देख सकते हो। मतलब अगर मैंने इस कम डिस्टेंस से, इससे कम डिस्टेंस से अगर तुमको चीज दिखाई, मतलब 0.1 मिलीमीटर से दूर अगर कोई चीज है तो तुम उसको एक ही समझोगे, तुम उसको अलग अलग नहीं कर पाओगे, तुम अलग अलग नहीं देख पाओगे। समझ में आई? तो ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन पावर है, जो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो हमने रॉबर्ट हुक के बारे में जाना, हमने एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक के बारे में जाना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हमने सेल की डिस्कवरी कर ली तो आगे किस चीज की डिस्कवरी हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम, बस आज की क्लास के एंड तक पहुंचने वाले हैं। ठीक है,
तो टेंशन नहीं ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। रोज एक लेक्चर आएगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि तुमको लेक्चर्स दिए जाए रोज के रोज और हम जल्द से जल्दी अपना सिलेबस को कंप्लीट करें, ठीक है। तो जो ठीक है, तो देखो इसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है वो करते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जिसमें तुम्हें कोई ज्यादा डिटेल नहीं जाननी है, तुमको केवल नाम याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी पुरकिंजे ने करी। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी, ठीक है। उसके बाद एक थ्योरी आती है, ठीक है। उसके बाद एक थ्योरी आती है सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी क्या है, ठीक है। सेल थ्योरी क्या है, देखो सेल थ्योरी है, इसमें दो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, शेल्डन एंड स्वान, ठीक है। शेल्डन एंड स्वान। तो शेल्डन और स्वान में कि अगर हम बात करें, ठीक है, शेल्डन और स्वान की बात करें तो ये जो थे हमारे, ये थे बॉटनिस्ट, ये हमारे बॉटनिस्ट थे, और ये जो थे हमारे जूलॉजिस्ट, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। भाई इन्होंने भी काफी सेल्स देखे, बॉटनिस्ट थे, काफी सेल्स इन्होंने देखे, और इन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन करी, इन्होंने बोला भाई देखो जितने भी प्लांट है ना वो सेल से ही बने हुए हैं, जितने भी प्लांट है वो सेल से बने हुए हैं। स्वान अंकल जो थे हमारे वो जूलॉजिस्ट थे, तो ये जूलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने बोला कि ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। और इन्होंने एक और चीज बोली, इन्होंने बोला कि एनिमल सेल do not have nucleus, cell wall, ठीक है। एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, एनिमल सेल के पास कोई सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट सेल के पास whereas plant cell have cell wall, इनके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो बेसिक डिफरेंस कि भाई जो एनिमल सेल है उसके पास सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। ये किसने बताया था, ये बताया था स्वान ने। किसने बताया था, स्वान ने, ठीक है। कैमरा की चेकिंग जरूरी, ठीक है। ऑल प्लांट, ठीक है। तो अब जब दोनों मिले, दोनों ने हाथ मिला लिया कि भाई ठीक है तुमने ये बताया, तुमने ये बताया, ठीक है, दोनों मिल जाते हैं और सेल थ्योरी दे देते हैं। तो दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। 1838 में इन्होंने ये बात कही थी, 1839 में अंकल ने ये बात बोल दी, ठीक है। और मिलकर एक थ्योरी दे दी, सेल थ्योरी, ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला, सेल थ्योरी में इन्होंने बोला कि भाई ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सभी क्या है, सेल से बने हैं, एंड आर प्रोडक्ट ऑफ इट, और क्या है, उसके प्रोडक्ट है, ठीक है। और ऑल ऑर्गेनिजम्स आर और दूसरी जो बात इन्होंने बोली, देखो दो चीजें बोली इन्होंने, एक तो प्लांट्स और एनिमल सभी किससे बने हैं, सेल से बने हैं। दूसरा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। हालांकि एक साइंटिस्ट था हक्सले, एक साइंटिस्ट था, उसने ये बोला था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ को उसने सेल बोला था, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ को उसने क्या बोला, सेल, ठीक है। मतलब सेल जो है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। जो वही बात जो मैंने तुमसे शुरुआत में बोली थी कि सेल वो सबसे छोटी यूनिट है जिसके अंदर तुम लाइफ को देख रहे हो। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये किसने बोला, दोनों ने मिला के ये जो सेल थ्योरी दी थी। तो इसके अंदर दो पॉइंट है, देखो याद रखना, सेल थ्योरी के अंदर केवल दो पॉइंट है, सेल थ्योरी कोई ऐसा पैराग्राफ में नहीं है, ठीक है। सेल थ्योरी के अंदर दो पॉइंट बोले गए हैं, जिसमें हमारे पास आता है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड आर प्रोडक्ट ऑफ इट, ठीक है। एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। आई होप तुमको ये बात क्लियर हो गई होगी।
ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ तुमको कि सेल थ्योरी जो है तुम्हारी, ये जो तुम्हारी सेल थ्योरी है बढ़िया सी, ये सेल थ्योरी जो है इज नॉट वैलिड ऑलवेज, इज नॉट वैलिड एवरीवेयर, हर जगह वैलिड नहीं है, मतलब बेइज्जती ही होती है। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला। सेल थ्योरी इज नॉट वैलिड एवरीवेयर, हर जगह ये वैलिड नहीं है, ठीक है। खुश हो रहे थे ये लोग, खुश हो रहे थे ये लोग, पार्टी वार्टी चल रही थी यहाँ पर, ऐसे ही करते थे, ठीक है। तो अब ये जो सेल थ्योरी है ना, ये याद रखना, वायरस वायरस और यूग्लिना, वायरस और यूग्लिना पे वैलिड नहीं होती, ठीक है। अब बच्चे डरते हैं यार वायरस तो सुना, यार वायरस तो सुना, कोरोना वायरस के बारे में हमने पढ़ा था, यूग्लिना क्या होता है, यूग्लिना क्या होता है। देखो यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना जो होता है इज अ कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल में एक क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, प्रोटिस्ट होता है, ठीक है, यूग्लिना, ठीक है। क्या होता है, प्रोटिस्ट होता है, इस तरह से दिखता है, देखो कुछ इस तरह से दिखता है यूग्लिना। वैसे तुम्हें जानने की अभी फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यूग्लिना क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। एक कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, इन दोनों पे। देखो वायरस जो होता है ना, वायरस इनसाइड द बॉडी क्या होता है, लिविंग होता है, लेकिन आउटसाइड द बॉडी क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। तो वायरस पे ये बात पूरी तरह से वैलिड नहीं होती, तो क्योंकि वायरस में देखो, वायरस में होता ही क्या है, देखो वायरस है, वायरस के अंदर क्या है, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है और तुम्हारा प्रोटीन कोड है। तो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड होता है, बाकी चीजें तो हमें देखने के लिए नहीं मिलती, जैसे हमको सेल में देखने के लिए मिलती हैं। तो लेकिन मेटाबॉलिज्म तो ये भी शो कर रहा है भाई, प्लांट के एनिमल के अंदर तो ये भी लिविंग है, ठीक है। तो जो सेल थ्योरी है ना, वो वैलिड, क्योंकि ये सेलुलर नहीं है ना, वायरस सेलुलर नहीं होते, वायरस ए सेलुलर होते हैं, ठीक है। वायरस क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं, याद रखना। तो लेकिन लाइफ तो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अगर लाइफ यहाँ पर भी है तो हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि हर जगह सेल थ्योरी वैलिड है, हर जगह सेल थ्योरी वैलिड नहीं है। देखो वायरस और यूग्लिना में सेल थ्योरी नहीं लग रही है, ठीक है, क्लियर। वायरस और यूग्लिना में सेल थ्योरी नहीं लग रही है। इसके अलावा, इवन इसके अलावा एक और चीज मैं लिख दूं, प्रियॉन्स, ठीक है, और वायरॉइड्स में, प्रियॉन्स और वायरॉइड में नहीं लगती है सेल थ्योरी, प्रियॉन्स और वायरॉइड्स में सेल थ्योरी नहीं लगती है ये, ठीक है। ये आगे पढ़ाएंगे तुमको प्रियॉन्स और वायरॉइड्स क्या होते हैं। देखो चलो अभी यही बता देते हैं, मिसफोल्डेड मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को क्या बोलता हूं मैं, प्रियॉन्स बोलता हूं, ठीक है। और वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स क्या होते हैं जिसके अंदर केवल ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है, इन्फेक्टेड जेनेटिक मटेरियल होता है ये, जो बॉडी में जाके इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। मतलब वायरस की तरह समझ सकते हैं हम इसको, लेकिन थोड़ा अलग है, ठीक है। इसमें केवल जेनेटिक, देखो वायरस के अंदर क्या होता है, देखो शांत, देखो वायरस के अंदर क्या होता है, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन कोड होता है। वायरस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल और बस जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाती है ऐसी घटनाएं, ठीक है। प्रियॉन्स में क्या होता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होता है। देखो प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी क्वाड्रिलरी प्रोटीन बन रहे होते हैं, ठीक है। देखो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे तुम लोगों को खुश करने नहीं आया, ठीक है। मैं यहाँ पे तुम लोगों को डेडिकेटली पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी हो सकती है तुमको लगे यार ये थोड़ा सा ऊपर का लेवल है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को 10 मिनट के अंदर बोलूं कि ये लो जी हो गया, बस एनसीईआरटी की लाइन पढ़ूं, बस खत्म, बोलो भाई मैंने सारी चीजें पढ़ा दी, और फिर एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। फिर तुम्हारे ना कंसेप्ट बिल्ड होंगे और कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। तो खुद को खुश करने के लिए ना पढ़ो, जब तक तुम्हारे ब्रेन पे नहीं जाएगा, जब तक तुम्हारे ब्रेन को पेन नहीं होगा ना, देखो पेन है तो गेन है, ठीक है, नो पेन नो गेन, ठीक है। तो जब तक पेन नहीं होगा यहाँ पे तब तक गेन ही नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो चीजों को समझने का ट्राई करो, लिखो, ठीक है, लिखो उन चीजों को, फिर समझो, टाइम है तुम लोगों के पास, लेकिन चीजों को समझो, ठीक है, तभी ग्रोथ होगी, तभी तुम लोगों का कहते हैं ना कि तुम एक्सप्लोरिंग साइंटिया से पढ़ के गए हो, ठीक है। हर एक चैनल अच्छा है, लेकिन मैं अपने चैनल पर जो चीजें देने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको,
ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों को, थोड़ी सी दिल की बात बोलता हूँ, आउट ऑफ दिस चैप्टर 1% चीज बोलता हूँ कि मुझे पता है आई एम नॉट हैविंग अ दैट बिग स्मार्ट बोर्ड येट, ठीक है। आई होप इन फ्यूचर मैं वो चीज़ भी तुम्हारे लोगों के लिए लेके आऊँ, ठीक है। मुझे पता है मॉडर्न एरा में है, व्हाइट बोर्ड पे हो सकता है शायद तुम लोगों को पढ़ने अच्छा ना लगे, लेकिन अकेडमीज में भी आज और कहीं कहीं पर भी तुम चले जाओ, आज भी लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं। व्हाइट बोर्ड पे जो टीचर कर सकता है वो कभी कभी स्मार्ट बोर्ड पे चीज़ें मुश्किल हो जाती है। स्मार्ट बोर्ड पे जो हो सकती है व्हाइट बोर्ड पे नहीं हो सकती, व्हाइट बोर्ड पे जो हो सकता है स्मार्ट बोर्ड पे नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन कंटेंट तुमको पूरा ही मिलेगा, नोट्स तुमको पूरे मिलेंगे, असाइनमेंट्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं बताता था वायरॉइड्स क्या होते हैं, ओनली जेनेटिक इन्फेक्टेड जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रियॉन्स क्या होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है तो प्रोटीन के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें अगर कहीं पर कोई दिक्कत आ जाए, उनके स्ट्रक्चर्स में कोई दिक्कत आ जाती है तो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स बनते हैं और प्रियॉन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्या ये चीज तुम लोगों को क्लियर है? जो चीज नहीं आती क्लियर तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको दोबारा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए खड़ा हूँ, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें अभी तक हमने बात करी है। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरीज, ये जो डिस्कवरीज है, ठीक है। अच्छा, एक डिस्कवरी जो है वो रह गई अभी, उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। देखो मैं और छोटा इसको कर सकता हूँ लेक्चर को, मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख के ला सकता हूँ, फिर यार वो फील नहीं आता, फिर वो बातें नहीं होती, फिर वो चीजें मेरे को दिखती है, फिर मैं बताता चला जाऊंगा और वो चीज मैं करूंगा, मैं चाहूंगा मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। विद इन द 30 मिनट्स आई विल फिनिश दिस, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो अभी, है ना। और मैं जानता हूँ कि अगर मैं मेरा लेक्चर अगर यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे और अगर उसमें से मैं किसी एक दो बच्चों को भी जो एक्चुअली जो सीखना चाहता है, ठीक है, उसको वो चीज़ दे जाऊँ जो उसको चाहिए, जो उसको बुक्स में ढूंढ रहे हो नहीं मिल रही और मैं उसको दे दूँ वो चीज़, तो मुझे लगता है वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। यूट्यूब से क्या पैसा आता है या क्यों मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को लगता है वही सबसे बड़ी कमाई है, वही अर्निंग है मेरी सबसे बड़ी, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आता था, इसके बाद एक साइंटिस्ट आया रुडोल्फ विर्को, ठीक है, रुडोल्फ विर्को, ठीक है। ऑलरेडी लेक्चर की क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर तुम्हें केवल इतना ही बता देता हूँ कि रुडोल्फ विर्को एक साइंटिस्ट था, ठीक है। रुडोल्फ विर्को एक साइंटिस्ट था और इन भाई साहब ने क्या किया, इन भाई साहब ने बोला every cell arises from pre-existing cell, हर एक सेल जो होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, ठीक है। हर एक सेल जो होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। एक बार कैमरा चेक कर लें, तो एवरी सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। और इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुले, ठीक है, ई सेलुले, ठीक है। ओमनी सेलुला ई सेलुले, ठीक है, ओमनी सेलुला ई सेलुले, ठीक है। क्या बात बोली, ओमनी सेलुला ई सेलुले, ठीक है। मतलब एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, अपनी भाषा में बोला इन्होंने भाई ओमनी सेलुला ई सेलुले, ठीक है। ओमनी सेलुला ई सेलुले अपनी भाषा में इन्होंने बात बोली रुडोल्फ विर्को ने, ठीक है, कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। देखो बात बहुत बड़ी थी, उस समय दुनिया पागल हो रखी थी, ऐसी ऐसी थ्योरीज आ रही थी, स्प्लांजी की थ्योरी की कभी पढ़ना तुम, ठीक है, और काफी थ्योरीज आ रही थी, ठीक है। लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है, सेल कैसे बना है, काफी थ्योरी, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी एंड देयर स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के बारे में तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, ठीक है, वरना अलग अलग मैं कुछ नहीं बोलूंगा स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के बारे में। तो काफी थ्योरीज थी, ठीक है। और इन्होंने एक बात बोली रुडोल्फ विर्को ने कि ओमनी सेलुला ई सेलुले, ठीक है, एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो बहुत बड़ी बात बोली थी, ठीक है। हर एक सेल जो होता है पहले सेल से बनता है। इस पर और चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज का लेक्चर अभी हम खत्म करते हैं। मेरा नाम है अंशुल कुमार एंड तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम आगे बात करेंगे सेल के बारे में, आगे चीजें जानेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इस लेक्चर के नोट्स तुमको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? तो पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।